हेलो बच्चों, आज हम गतिमान आवेश और चुंबकत्व वाले चैप्टर में से हम एम्पियर के परिपथी नियम के नेक्स्ट अनुप्रयोग को देखते हैं। तो यह है टोराइड के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना। ठीक है, यहाँ पर हम 3 स्थिति में इस वैल्यू को निकालेंगे। पहले अक्ष पर, फिर उसके बाद फिर हम बाहर में और टोराइड के बाहर में, और उसके बाद हम टोराइड के अंदर। क्लियर? 3 पॉइंट में हम निकालेंगे। सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि टोराइड है क्या। हमने परिनालिका देखा था। परिनालिका इस तरह से थी, वहाँ पर हम जब परिनालिका पढ़े थे तो ठीक है, सोलेनॉइड इस प्रकार से रहता है। अब इसका ये सिरा और ये सिरा, जब इन दोनों सिरों को अगर हम इस तरह से जोड़ दें, ऐसे मिलाकर इसको वृत्ताकार रूप में हम इस तरह से जोड़ दें, तो क्या हो, जोड़ने से जो हमको जो बंद आकृति मिलती है उसे कहा जाता है टोराइड। ये सोलेनॉइड ऐसा होता है परिनालिका। इसको जब ऐसे इसको अब ऐसा सर्कल के फॉर्म में ऐसे जोड़ देंगे तो इस प्रकार से। और एक चीज़ और याद रखिएगा कि इसमें कोई सिरे नहीं होते हैं, एंडलेस होता है ये तो। लेकिन हम यहाँ पर धारा की प्रवाह की दिशा को दिखाने के लिए 2 सिरे हम यहाँ पर लेंगे। ठीक है, ये स्टार्टिंग और ये एंडिंग वाला, ये और ये, मतलब समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से है। लेकिन वास्तव में इसका कोई सिरा नहीं होता है, वो इस तरह से ऐड होते हैं। ओके, अब यहाँ पर एक चीज़ और आपको, जैसे टोराइड क्या है ऐसा आया, तो मैंने ये जो बताया है वो सिंपल वर्ड में है। अगर हम इसके टोराइड के परफेक्ट अगर हम एक कहना चाहिए डेफिनेशन बताना चाहें तो यह है कि टोराइड एक वृत्ताकार खोखला छल्ला होता है। ठीक है, जिस पर हम विद्युत रोधी जो तार होते हैं उनके फेरे पास पास सटाकर लपेट कर बनाते हैं। और यह एक लंबी परिनालिका होती है, जैसे मैंने अभी कहा, एक लंबी परिनालिका होती है जिसे वलय के रूप में यानी वृत्ताकार रूप में मोड़ दिया जाता है, जिसका कोई सिरा नहीं है। ये है टोराइड का डेफिनेशन। और एक चीज़ हमको ये भी जानना जरूरी है कि जो टोराइड की मोटाई होती है उसकी त्रिज्या की तुलना में नगण्य होती है। ये टोराइड की मोटाई और इनकी जो त्रिज्या होगी वो उसकी मोटाई की तुलना में नगण्य होती है। ये चीज़ आपको यहाँ पर समझना है। ठीक है, यानी मोटाई को हम नेग्लिजिबल मान लेंगे, केवल त्रिज्या का यूज़ करेंगे। क्लियर? तो हम इससे तो ये बनेगा, ऐसा हम मैंने बताया। यहाँ पर इसका यह केंद्र यहाँ पर दिख रहा है आपको। और जब यहाँ से इसमें धारा इस तरह से प्रवाहित की जा रही है, धारा प्रवाह के लिए मान लो यहाँ पर हम बैटरी लगाते हैं और कुंजी लगाते हैं और उससे फिर यहाँ पर धारा प्रवाहित होगी। तो धारा इस तरह से यहाँ से इस प्रवाहित हो रही, बैटरी का धन सिरा या ऋण सिरा जैसा वहाँ पर लगा होगा उसके हिसाब से धारा की प्रवाह की दिशा होती है। तो इस तरह से यहाँ से धारा प्रवाहित हो रही है। तो आप देख रहे होंगे यहाँ से जाकर इस प्रकार से यह धारा का डायरेक्शन ये है, फिर उसके बाद ऐसा ये आया, फिर इस प्रकार से यहाँ पर भी, यहाँ देखिए धारा इस दिशा में जा रही, फिर उसके बाद इस दिशा में जा रही है। फिर आप देखिए यहाँ पर यह धारा इस प्रकार से इस दिशा में आई, फिर इस प्रकार से, फिर यहाँ पर इसी प्रकार से, इस तरह से आप सभी में इस तरह से इनके धारा के प्रवाह की दिशा को आप दिखा सकते हो, यानी धारा के डायरेक्शन को आप बता सकते हो इस प्रकार से। ये फिर उसके बाद फिर ये यहाँ से इस तरह से ये धारा का प्रवाह यहाँ पर होगा। अब यहाँ पर जो चुंबकीय बल रेखाएं जो बनेंगी, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जिनको भी कहते हैं, तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, ये टोराइड का केंद्र हो गया O। तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो हैं यहाँ पर ये संकेंद्रीय वृत्त के रूप में यहाँ पर बनती है। देखिए आप, ये यहाँ पर इस प्रकार से ऐसे ऐसे बहुत सारे बनते हैं यहाँ पर संकेंद्रीय वृत्त की तरह, यहाँ पर वृत्त के रूप में यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती हैं। तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का केंद्र और टोराइड का केंद्र एक ही होता है। और यहाँ पर जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं वह हम इसके अंदर में ही हम लेंगे, बाहर में हम
नहीं देखेंगे, हम अंदर में देखेंगे। जो टोराइड, जो इसके अंदर में चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होंगी टोराइड के अंदर में, वह संकेंद्रीय वृत्तों के रूप में होती है और उसका केंद्र टोराइड का केंद्र ही होता है। क्लियर? और यहाँ पर मैंने जो यहाँ से हम ऐसा रूप लिए, इसी को हम इस तरह से भी दर्शा सकते हैं। देखिए ये परफेक्ट जो है, इसको हम अगर परफेक्ट रूप में देखें तो इस प्रकार से टोराइड बनता है। और हालांकि यहाँ पर विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा को दिखाने के लिए हम यहाँ पर कैसे करंट पास होगा उसको दिखाने के लिए हम इसके सिरा यहाँ पर ये बताए हैं। नहीं तो यह जो है केवल एंडलेस होता है, कोई सिरा इसमें नहीं होता है। तो यहाँ से धारा की दिशा जा रही है। अब इसमें देखिएगा, यहाँ पर जैसे ये और ये दिख रहे हैं आपको, एक साइड ये यहाँ से देखिए ये इस तरह से जा रहा है, यहाँ से ये इस प्रकार जा रहा है, और ये तो आप ये कह सकते हो कि ये वाला जो है इस प्रकार ये ऐसा गया, फिर ये नीचे जा रहा है। तो यहाँ पर एक जो इस प्रकार से वो जा रहा है एक साइड हो जाएगा, और जो धारा आ रही है वो दूसरा हिस्सा हो जाएगा। जैसे मान लो इधर से जा रही है और अंदर वाला, तो जैसे उसी डायरेक्शन उसी चीज़ को बताएगा, तो हमको इसमें एक साइड का दिखेगा, दूसरे साइड का नहीं दिखेगा। सेम थिंग यहाँ पर है, यहाँ से धारा जा रही है, अब मान लो ऐसे जा रही है, उसके बाद फिर वह जो है यहाँ पर आ रही है, इधर जा रही है, फिर उसके बाद आ रही है। तो यहाँ पर इस प्रकार से आ रही है, ये वाला जो है वो यहाँ पर दर्शाया गया है। सेम वैसे ही एक साइड वाला नहीं है, फिर दूसरे साइड वाला यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा धारा इस प्रकार से। यहाँ पर एक ऐसे यहाँ से ऐसे जाएगा, फिर उसके बाद अंदर की तरफ होते हुए ऐसे बाहर आता है। तो यह जो है इस प्रकार से यह एक किसी भी एक साइड का हम यहाँ पर इस तरह से हम दर्शा सकते हैं सभी में। ओके, तो एक तरफ का हमको दिखेगा, दूसरे तरफ का हमको यहाँ पर शो नहीं होगा। तो इस प्रकार से हम इन सारे फेरों में हम इस तरह से धारा के प्रवाह की दिशा, क्योंकि यहाँ पर ये जो हम टोराइड लिए हैं, उन टोराइड में हम फेरों की संख्या के हिसाब से ही हम यहाँ पर धारा का प्रवाह होता है। ये चीज़ हम सोलेनोइड में भी देख चुके हैं। क्लियर? तो इस प्रकार से हम यहाँ पर इस चीज़ को दर्शाएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पर इसको हम इस तरह से देख सकते हैं। इसका केंद्र यहाँ पर O होगा। ओके, यहाँ तक मेरे ख्याल से आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब हम यहाँ पर ये एक चीज़ बताते हैं। जैसे हमको इसका आंसर लिखना है, तो हम सबसे पहले ये बताएंगे कि यहाँ पर ये जो टोराइड हैं, इस टोराइड में के प्रति एकांक लंबाई में, ठीक है, हर एक लंबाई जो है एक लंबाई में, प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या हम स्मॉल n के रूप में लेंगे। ठीक है, और इसमें कुल फेरों की संख्या हम कैपिटल N लेंगे। कैपिटल N क्या होगा यहाँ पर? कुल फेरों की संख्या। ओके, ये बाद में आपको क्लियर हो जाएगा। और स्मॉल n टोराइड के प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या। ठीक है, ओके, आगे मैं बताऊंगी इन दोनों का डिफरेंस। क्लियर? जब हम आगे रिजल्ट लेंगे ना, वहाँ पर देखेंगे। अब इसके बाद फिर हम ये देखते हैं कि इसके केंद्र O से स्मॉल r दूरी पर हम कोई एक पॉइंट लेंगे, और वहाँ पर हमको चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान निकालना पड़ेगा। आप देखिए यहाँ पर डायग्राम में, यहाँ से हम यहाँ पर एक पॉइंट लेते हैं जहाँ बिंदु P पर हमको चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान हमको निकालना है। अब इसके लिए हम एक सर्कल बनाएंगे इस प्रकार से। जैसे ये, क्योंकि यह जो है एम्पियर के वृत्ति लूप का अनुप्रयोग, वृत्ति नियम का यह परिपथी नियम का, वृत्ति परिपथी नियम का यह अनुप्रयोग है ना, परिपथी नियम का अनुप्रयोग है। यहाँ पर हम जो लूप की कल्पना करेंगे, एम्पियर लूप की कल्पना करेंगे, वह वृत्ताकार है। जैसे हम गॉसी पृष्ठ में करते थे, सेम वैसे ही हम आवश्यकता के अनुरूप हम वृत्तीय लूप की कल्पना करते हैं। तो फिलहाल हम यहाँ पर यह अंदर में निकाल रहे हैं, तो यहाँ पर इस बिंदु P पर निकालेंगे। और मैंने इसको कह दिया कि यह जो है पहला
कंडीशन है। मैंने कहा ना 3 कंडीशन में हम निकालेंगे, तो ये पहला कंडीशन है जहाँ पर हमको चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान निकालना है। ओके, अब इस चीज को समझाने के लिए मैं दूसरे डायग्राम से आपको समझा रही हूँ। डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं। क्लियर? अब मैंने जो वहाँ पर अभी आपको बताया उसी में ही हम जिस कंडीशन में हमको निकालना है वो सारे कंडीशन को हम देखते हुए करेंगे। ये टोराइड है। क्लियर? यहाँ पर ये वाला हिस्सा जो है वो टोराइड का अंदर वाला हिस्सा है। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखते हैं इस वाले कंडीशन में हम यहाँ कि यहाँ आप देखिए ये जो डॉट दिख रहा है ये सर्कल और डॉट है, यह और सर्कल और क्रॉस है। हम इस चीज़ को पहले भी बता दिए हैं, मैं फिर से बता रही हूँ, सोलेनाइड में भी पढ़े हैं हम। क्रॉस क्या दर्शाता है? धारा जहाँ से प्रवेश कर रही है। क्लियर? और यह जो दर्शाता है धारा जहाँ से बाहर निकल रही है। ठीक है, तो यहाँ मैं बता देती हूँ फिर से। और क्रॉस कागज का तल, ये है कागज का तल, कागज के तल में प्रवेश करने वाली विद्युत धारा और यह जो है डॉट वाला कागज के तल में बाहर आने वाली विद्युत धारा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम यहाँ पर सांकेतिक रूप में धारा को दर्शाए हैं। ठीक है, अब हम टोराइड के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान निकालेंगे। टोराइड के अंदर मतलब ये वाले कंडीशन में हम निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिएगा कि यहाँ केवल आपको यहाँ पर डॉट वाला माने केवल बाहर निकलने वाली धारा है यहाँ पर। ठीक है, आप और हमको दूसरा कंडीशन हमको यहाँ पर निकालना है इस बाहर वाले कंडीशन में, तब हम वहाँ देखेंगे कि यहाँ पर ये भी है और ये भी है, वो मैं वहाँ पर बताऊँगी आपको। उसके बाद फिर हम इस बीच वाले कंडीशन में हम देखेंगे, इस टोराइड के बीच में जो जगह यह घेरता है वहाँ पर हम निकालेंगे इसका मान। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ निकालते हैं अंदर में, तो इसका केंद्र O है। इस केंद्र O से हम यहाँ पर P पॉइंट लेते हैं। इस P पॉइंट पर हमको चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान निकालना है और इसका जो डिस्टेंस है वो R है। क्लियर? और यहाँ पर इस चीज़ को हम यहाँ पर नोट डाउन भी करेंगे और कैसे हम इसको लेंगे ये चीज़ मैं अभी आपको बताते जाती हूँ। तो केंद्र को O को केंद्र मानकर, R को त्रिज्या मानकर इस बिंदु P से होती हुई हमने ये जो सर्कल खींचा है ना, एक प्रकार का यह वृत्ताकार एम्पियर लूप है। क्लियर? क्या है ये? एम्पियर लूप के भांति यह व्यवहार करता है। तो हमको किस प्रकार से आंसर देना है इस चीज़ को हम देख लेते हैं। माना कि टोराइड के प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या यह हो जाएगी स्मॉल n के रूप में और टोराइड में प्रवाहित धारा यह हो जाएगा I। क्लियर? ये सब चीज़ हम पहले भी बता चुके हैं, है ना। यहाँ पर हम कैसे हम इसका आंसर लिखेंगे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये चीज़ हम देखते हैं। फिर माना कि टोराइड के केंद्र जो हमने अभी बताया उसी चीज़ को हमको लिखना है। केंद्र O से स्मॉल r दूरी पर उसके अंदर, किसके अंदर? टोराइड के अंदर, है ना। तो बिंदु P जो हमने पॉइंट P लिया है, ये बिंदु P पर हमको चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान निकालना है। ठीक है, ये चीज़ हमने लिख लिया। अब उसके बाद फिर यहाँ पर जो
टोराइड के अंदर में जो क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती हैं वह संकेंद्री वृत्त के रूप में रहती है। मैंने पहले वाले डायग्राम में आपको बताया था स्टार्टिंग में, है ना। तो इस प्रकार से यहाँ पर इनका जो संकेंद्री वृत्त का केंद्र टोराइड का ही केंद्र होता है। ओके, तो इस चीज़ को भी हम नोट कर लेंगे। देखिए हमने ये लिख लिया। ओके, अब यहाँ पर हमको चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान निकालना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम छोटा सा अल्पांश ले लेंगे जिसकी लंबाई वह क्या है, dl है। क्लियर। ऐसे ही हम इस वृत्तीय लूप को, एम्पियर लूप को हम छोटे छोटे अल्पांशों से मिलकर बना हुआ मान सकते हैं। यहाँ पर भी हम ऐसे ही ले सकते हैं, यहाँ पर भी ले सकते हैं, यहाँ पर भी ले सकते हैं। ऐसे ही हम सभी जगह हम छोटे छोटे अल्पांश लेते हैं। तो एक के लिए निकाल लेंगे, उसके बाद फिर हम इंटीग्रेशन कर देंगे तो हमको यहाँ पर इसकी वैल्यू मिल जाएगी। क्लियर। अब यहाँ पर हम चुंबकीय क्षेत्र का मान हम अगर देखते हैं इस पॉइंट पर, तो धारा की दिशा जैसे जा रही है, अब यहाँ पर वृत्ति वाले में आप देखे होंगे धारा मान लो इस डायरेक्शन में जा रही है, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ऐसा होगा इस डायरेक्शन में। तो आप जो है धारा कैसे जा रही है, धारा के अकॉर्डिंग हम देख लेते हैं किस हिसाब से। तो यहाँ पर जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी वह इस वृत्त के स्पर्श रेखा के दिशा में होगी। तो ये स्पर्श रेखा की दिशा है, इधर होगी ये dl। वैसे ही यहाँ पर अगर देखते हैं तो यहाँ पर भी वैसे ही इसकी वैल्यू निकलेगी, यहाँ पर भी इसी प्रकार से निकलेगी इसकी वैल्यू, इधर भी इसकी दिशा इस तरह से रहेगी। यहाँ पर भी अगर निकालेंगे तो यहाँ पर भी इसी प्रकार से होगी, इधर भी स्पर्श रेखा के अनुदिश होगी, यहाँ पर भी b की वैल्यू स्पर्श रेखा के अनुदिश होगी, ऐसे ही सभी में होगा। क्लियर। और यहाँ पर जो dl होंगे, dl और b दोनों की दिशा जो है एक ही तरफ होगी। ठीक है, दोनों एक दूसरे के समानांतर होंगे। तो यहाँ पर जो थीटा की वैल्यू होगी वह 0 डिग्री होगी। तो हम इस अंदर में वाले एरिया में, जिसको हम पहला क्षेत्र कहे हैं, फर्स्ट कंडीशन कहे हैं, इस पहली स्थिति में हम लिखते हैं, है ना। अब इसके बाद आगे हम क्या लिखेंगे उसको देखते हैं। हमें यहाँ पर बताना पड़ेगा कि किसी वृत्त के इस फर्स्ट क्षेत्र के अंदर किसी भी बिंदु पर, जो कोई भी पॉइंट ले लें, बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का मान की दिशा जो है, जो उसकी रेखा होगी वह जो भी वहाँ पर वृत्त होगा, इस वृत्त की स्पर्श रेखा के अनुदिश होगी, जैसा कि हमने अभी देखा है। ठीक है। अब यहाँ पर हम ये भी चीज़ जो मैंने आपको बताया पहले, उसी चीज़ को हम यहाँ पर लिख लेंगे, है ना। आंसर में लिखना ज़रूरी है। बिंदु P से गुजरता हुआ स्मॉल r त्रिज्या का एक एम्पियर लूप, जो वृत्त जो दिख रहा है ना आपको, वही पहले भी बता दिया मैंने। एम्पियर लूप कैसा है, ये वृत्तीय लूप लेते हैं, यानी कल्पना करते हैं। ओके। अब यहाँ पर जैसा कि चुंबकीय क्षेत्र और जो हम अल्पांश लिए हैं दोनों एक दूसरे के समानांतर हैं, मतलब यहाँ पर थीटा की वैल्यू 0 डिग्री होगी। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो दोनों हैं लीनियर इंटीग्रेशन निकालेंगे। किसका, हम चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का। तो ये लीनियर इंटीग्रेशन निकल गया, है ना, बंद वक्र का। अब उसके बाद फिर हम यहाँ पर डॉट है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, b dl cos थीटा हो जाएगा। आगे हम निकालते हैं b dl cos 0 डिग्री रख देंगे, देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ b dl हो जाएगा। फिर उसके बाद फिर आप देख लीजिए b बाहर निकल जाएगा। यहाँ पर इंटीग्रेशन जो है, इंटीग्रेशन टर्म ये इसके रिस्पेक्ट में है, तो यहाँ पर हम इस तरह से लिख सकते हैं, b कांस्टेंट हो जाएगा। अब आप देखिए ये जो इंटीग्रेशन ऑफ dl है, यह क्या है, जो r त्रिज्या के
जो वृत्त है उस वृत्त की परिधि होगी, क्योंकि वहाँ पर आप देख लीजिए डायग्राम में, यहाँ पर ये आर त्रिज्या का वृत्त है, ये इस त्रिज्या के वृत्त की परिधि होगी। ठीक है, क्योंकि छोटे छोटे अल्पांशों से मिलकर बना हम इसको मान रहे हैं, तो इंटीग्रेशन निकाले हैं इन डीएल का, तो छोटे छोटे डीएल का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, इस वृत्त की परिधि हो जाएगी जिसकी त्रिज्या आर है। क्लियर, इस एम्पियर परिपथी लूप का, तो उस चीज़ को हम लिख लेंगे फिर। तो हम यहाँ पर लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर बी डॉट वेक्टर डी एल इक्वल्स टू बी इंटू 2πr, इसको हम फर्स्ट इक्वेशन दे देते हैं। ओके, इस प्रकार से ये देख लिए हम, है ना। अभी डायग्राम में देखिए सभी जगह v की वैल्यू एक समान होती है। अब ये तो हम एम्पियर के परिपथी लूप से निकाले, अब हम एम्पियर का जो एक्चुअल में जो नियम है उस नियम को हम लिखते हैं इस घिरी हुई धारा के हिसाब से, है ना। और यहाँ पर हम जो धारा का मान निकाल रहे हैं वहाँ पर केवल एक प्रकार की धारा है, इस वजह से हम यहाँ पर मान निकाल सक रहे हैं। ठीक है, आप देखे होंगे यहाँ पर, मैं एक बार और आपको डायग्राम बता देती हूँ। इसके अंदर देख रहे हैं हम लोग, इसके अंदर केवल बाहर निकलने वाली ही धारा है, एक प्रकार की धारा है, यह बात याद रखना, है ना। उसी के कारण ही एक ही प्रकार की धारा है, इस वजह से ही हम यहाँ पर धारा का मान, यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र का मान निकालने में सक्षम हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर फिर हम देखते हैं इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर बी डॉट डी एल इक्वल्स टू म्यू ज़ीरो इंटू आर त्रिज्या के वृत्त से घिरी हुई कुल धारा, यही कहता है स्टेटमेंट। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर बी डॉट डी एल इक्वल्स टू म्यू ज़ीरो इंटू कुल फेरों की संख्या। मतलब हम लोग वहाँ पर जो स्मॉल n लिए थे वो क्या था, प्रति एकांक लंबाई में कुल फेरों की संख्या थी, उसी को लेंगे हम यहाँ पर, प्रति एकांक लंबाई में कुल फेरों की संख्या। तो प्रति एकांक लंबाई में कुल फेरों की संख्या स्मॉल n थी, और यहाँ पर हम देख लेते हैं कि ये जो यहाँ पर ये जो टोटल ये जो वृत्त है, इस वृत्त में यहाँ पर जो धारा I प्रवाहित हो रही है, लेकिन यहाँ पर प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या क्या है, n है। इस कुंडली में हम देख, इस पर टोरॉइड में देख रहे हैं हम लोग, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आर त्रिज्या के वृत्त से घिरी हुई धारा से तात्पर्य ये है कि धारा I इंटू कुल फेरों की संख्या, यानी आर त्रिज्या का जो ये वृत्त है, इस वृत्त की लंबाई से कितनी धारा प्रवाहित हो रही है, तो केवल बाहर निकलने वाली धारा यहाँ पर प्रवाहित हो रही है ना। तो वो चीज़ यहाँ पर शो हो रहा है इस वाले भाग में। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या n इंटू आर त्रिज्या का ये जो लंबाई है, परिधि है, वृत्त की परिधि हो जाएगी 2πr इंटू आई। ऐसा हम वहाँ पर लेंगे, आर त्रिज्या के वृत्त से घिरी हुई कुल धारा का मतलब ये होगा। चलिए, तो इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर बी डॉट डी एल इक्वल्स टू म्यू ज़ीरो इंटू n इंटू 2πr इंटू आई, ये हो जाएगा। इसको हम इक्वेशन 2 दे देते हैं। ये आ गया आपका। अब हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 की जब तुलना करते हैं तो हमको मिलता है कि उनका लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, तो राइट हैंड साइड इक्वल हो जाएगा। आप देखिए, दोनों का लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड इक्वल हो जाएगा, और फिर हम b की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो b इंटू 2πr इक्वल्स टू म्यू ज़ीरो n 2πr इंटू आई, तो 2πr कैंसिल हो गया, b इक्वल्स टू म्यू ज़ीरो n आई, यह वैल्यू यहाँ पर आई। और यहाँ n क्या था आपको एक बार और बता दूँ, यहाँ पर टोरॉइड की प्रति एकांक लंबाई में
फेरों की संख्या थी ये। क्लियर? तब हमको ये वैल्यू मिल रही है। यदि हम जो कैपिटल N मैंने स्टार्टिंग में बताया था, कैपिटल N अगर हम यहाँ पर शो करें तो क्या हो जाएगा? कैपिटल N क्या होगा? वहाँ जो कुल फेरों की संख्या है टोटल उस टोराइड में, उनको बता रहा है, और स्मॉल n प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या को बताता है। तो यह मान जो है थोड़ा सा, या n की वैल्यू थोड़ी सी अलग आ जाएगी। देखिए यहाँ पर यह क्या होगा, देखते हैं। हमको पता है ये कुल फेरों की संख्या है, तो n इंटू 2πr हो जाएगा। ठीक है, तो स्मॉल n इक्वल्स टू कैपिटल N अपॉन 2πr। तो हम यहाँ पर इस वैल्यू को रख देते हैं, तो b इक्वल्स टू μ0 इंटू कैपिटल N I अपॉन 2πr। ये कहीं कहीं पर इस स्मॉल r को एक और सर्कल लेकर कैपिटल R से दर्शाया गया है। फिलहाल आप इस तरीके से समझिएगा, नहीं तो कन्फ्यूज़न होने का प्रॉब्लम ये रहता है। तो इस तरह से हम इस वैल्यू को भी निकाल सकते हैं, है ना? नहीं तो आप यहाँ तक याद रखिएगा। ये वाला वैल्यू आपको पता होगा कि परिनालिका के लिए भी हमको यही, परिनालिका के अंदर में हमको यही वैल्यू वहाँ पर भी हम फाइंड आउट किए थे। तो ये जो वैल्यू आ रही है सोलेनाइड के अंदर भी यही था, और यहाँ पर टोराइड के अंदर यानी अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का यह मान है। एक बार आप डायग्राम को देख लीजिए, फिर हम अगले कंडीशन के लिए निकालते हैं। ठीक है, यहाँ पर बस ये याद रखिएगा, इस सर्कल के अंदर में, एम्पियर परिपथ के अंदर में केवल एक प्रकार की धारा प्रवाहित हो रही है। देखिए, अब हम इस पहले वाले के लिए निकाले, अब हम दूसरे कंडीशन देखते हैं। यहाँ पर इसके बाहर में ये हो जाएगा दूसरा कंडीशन। यहाँ पर हम एक क्यू पॉइंट लेते हैं जहाँ पर हमको चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। अब इसके लिए मैं यहाँ पर एक इस O को केंद्र, और यहाँ से इस Q पॉइंट का, यहाँ से केंद्र O से जो डिस्टेंस है उसको R1 ले लेते हैं, यानी O को केंद्र और इस R1 को त्रिज्या मानकर हम एक वृत्त की यानी एम्पियर परिपथ, एम्पियर लूप की हम कल्पना करते हैं। इस प्रकार से बन सकता है ये, आप देख लीजिए। ओके, तो यहाँ पर देखिए इस लूप के का इस पॉइंट Q पर यानी सेकंड रीजन में हमको निकालना है, सेकंड कंडीशन में निकालना है। तो आप देखिए यहाँ पर इस एम्पियर लूप के अंदर में आपको उस टोराइड में अंदर जाने वाली धारा और बाहर आने वाली धारा दोनों ही आपको यहाँ पर दिख रहे होंगे। यह जो है अंदर प्रवेश करने वाली धारा है, और यह जो यहाँ पर हम नोटेशन दिए हैं, यह बाहर निकलने वाली धारा है। दोनों धाराएं यहाँ पर है। यहाँ पर धाराओं का सदिश योग होगा। अगर हम इस लूप के अंदर में कुल धाराओं का मान अगर निकालना चाहें तो वहाँ पर इनका मान जो है वह 0 आएगा। दोनों एक अंदर जा रही है और एक बाहर आ रही है, तो दोनों एक दूसरे को कैंसल आउट कर देंगे। तो इस वजह से टोटल करंट की वैल्यू जो है वहाँ 0 हो जाएगी। हम इसको इस छोटे से डायग्राम से भी समझ सकते हैं। देखिए इस प्रकार से, जैसे मान लो ये Q पॉइंट वाला ये है ना, ये केंद्र O हो गया, ये R1 है। ठीक है, यहाँ पर से कुछ धारा इस प्रकार से जा रही है, प्रवेश कर रही है, कुछ धारा यहाँ पर बाहर आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो प्रवेश कर रही है वो कौन सी है? क्रॉस वाली है, और बाहर आ रही है वो डॉट वाली है। तो ये दोनों धारा जो हैं वह एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। यहाँ पर सदिशी योग होगा। इस वजह से जब हम कुल धारा का मान निकालते हैं इस वाले वृत्त में, तब हमको क्या निकलेगा? I माइनस आई इक्वल्स टू 0 आता है। ओके, तो इस वजह से यहाँ पर इस परिपथ, इस लूप में कोई भी धारा वहाँ पर नहीं है। धारा का मान 0 होगा। इस वजह से B की वैल्यू वहाँ पर 0 आएगी। तो इस चीज़ को अब हम लोग देख लेते हैं कैसे हमको जब यह क्वेश्चन आएगा तो हम किस प्रकार से इसका आंसर देंगे।
तो यह मैं यहाँ पर पहले समझाई थी, अब हम इसका आंसर इस प्रकार से देंगे। ये चीज़ को बता देती हूँ, बहुत अच्छे से समझिएगा और बहुत इजी है और अच्छे से आप इसको कर सकते हो। ठीक है, तो माना कि टोराइड के बाहर Q बिंदु लिए हैं। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पर ही हमको B की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम जो काम किए हैं उसी चीज को लिखेंगे। बिंदु O को केंद्र मानकर R1 को त्रिज्या लेकर एक वृत्त खींचते हैं, जैसा कि हमने किया, जो Q बिंदु से, और यह वृत्त एम्पियर लूप की तरह कार्य करेगा। ठीक है, हम जितने भी वृत्त की कल्पना करेंगे वह एम्पियर लूप की तरह कार्य करेगा। देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर बी डॉट डी एल, सेम वैसे ही हम वहाँ पर भी छोटे छोटे हम ले सकते हैं अल्पांश, और उसी हिसाब से फिर वहाँ पर भी चुंबकीय क्षेत्र का मान निकालेंगे। तो यहाँ पर अगर हम एक छोटा सा अल्पांश ले लेंगे तो वहाँ पर फिर हम निकालते हैं। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पर तो 0 आएगा, तो हम ज़्यादा आगे नहीं बढ़ते हैं यहाँ पर। तो R1 त्रिज्या से, यानी इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर B डॉट डी एल इक्वल्स टू म्यू 0 इंटू R1 त्रिज्या से घिरी हुई कुल धारा। ओके, तो इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर B डॉट डी एल म्यू 0, ये 0 आ जाएगा, इंटू 0। कैसा 0 आया मैंने अभी आपको बताया यहाँ पर। तो इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर B डॉट डी एल इक्वल्स टू 0। अब इनकी वैल्यू हम देखते हैं, यहाँ पर देख लेते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर B डॉट डी एल इक्वल्स टू, आप वहाँ पर अगर छोटा सा अल्पांश लिए हैं, वहाँ पर फिर हम चुंबक स्पर्श रेखा की दिशा में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी और दोनों एक ही दिशा में होंगे, ऐसा हम कंसिडर करते हैं। तो कॉस तो दोनों जो हैं वो एक दूसरे के समानांतर होंगे। इस प्रकार से जब अगर होगा तो कॉस 0 होगी, थीटा की वैल्यू कॉस 0 होगी। तो यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ क्या हो जाएगा, बी डी एल। देयरफॉर B इंटू इंटीग्रेशन ऑफ डी एल, इंटीग्रेशन ऑफ डी एल यानी R1 त्रिज्या की जो हम वहाँ पर वृत्त लिए हैं वो हो जाएगा, तो 2 पाई R1। ठीक है, ये चीज़ हम पहले कर चुके हैं, इसलिए मैं और डबल नहीं यहाँ पर आपको इस तरह से बता दिया मैंने। तो B इंटू 2 पाई R1 इक्वल्स टू 0, देयरफॉर B इक्वल्स टू 0। यह कहाँ पर आया है आप बताइए, यह बाहर में है, टोराइड के बाहर में। क्लियर, हम टोराइड के द्वारा घिरे हुए स्थान पर, जगह पर चुंबकीय क्षेत्र का मान निकालते हैं। मैंने अलग से ये बनाया है, ये टोराइड है। ओके, ये सारी चीज़ों के बारे में हमको पता है। अब इसके द्वारा घिरी हुई जगह कौन सी होगी वो हम देख लेते हैं। इसके द्वारा घिरी हुई जगह आप ये अंदर का पोर्शन ले सकते हैं, ये वाला। तो यहाँ पर यह जो है थर्ड रीजन हो गया। यहाँ पर हम निकाले थे इस वाले में, ये सेकंड था। यहाँ पर जो निकाले थे बाहर में वो, सॉरी, ये फर्स्ट था और ये वाला सेकंड था। अभी थर्ड कंडीशन में निकाल रहे हैं। तो यहाँ पर टोराइड द्वारा घिरे हुए स्थान पर हम यहाँ पर कोई भी एक पॉइंट R ले लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर R ले लिए। अब इस O को केंद्र और यहाँ से इसका जो डिस्टेंस है उसको हम R2 ले लिए। तो R2 को त्रिज्या मानकर एक वृत्त खींचते हैं और यह वृत्त R से होकर जाता है और यह जो है एम्पियर के लूप की तरह व्यवहार करता है। तो इस
और देखिए आप यहाँ पर मैंने कहा था यहाँ पर हमको B की वैल्यू निकालनी है, मतलब हमको धारा के मान को देखना पड़ेगा। यहाँ पर इस वाले में केवल एक प्रकार की धारा थी, फर्स्ट वाले कंडीशन में हम निकाले थे तो ठीक है, तो वहाँ पर हम B की वैल्यू निकाल सके थे μ0 ni। यहाँ पर हम देखे थे इस बाहर वाले पॉइंट में Q पर देखे थे, तो यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर से दोनों धाराएं, दोनों प्रकार की विद्युत धारा यहाँ से यहाँ पर इसके अंदर में आ रही थी। हम यहाँ पर ये जो वृत्त लिए थे तब तो वो कैंसल आउट हो गई थी। अब इस वाले में देखते हैं, इस अंदर वाले इस घिरे हुए जगह पर है ना, तो यहाँ पर ये देखते हैं कि यहाँ पर तो कोई धारा ही नहीं है। आप देखिए क्या डॉट और क्रॉस कहीं है? नहीं है, तो यहाँ पर कोई भी धारा नहीं है, तो इस वजह से यहाँ पर B की वैल्यू भी 0 होगी। जैसे कि हम लोग आवेश वाले चैप्टर में हम लोग पढ़े थे फर्स्ट यूनिट में विद्युत क्षेत्र वाले स्थिर इलेक्ट्रोस्टैटिक में, कि जब सेंटर पे अंदर में चालक के अंदर में कोई आवेश नहीं है तो वहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होती है। सेम कंडीशन यहाँ पर, ठीक। तो इस प्रकार यहाँ पर इस लूप से घिरी धारा, घिरी हुई कुल धारा 0 होगी। तो इस प्रकार एम्पियर का परिपथी नियम हम यहाँ पर लगाएंगे कि परिपथी नियम से इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर B डॉट dl इक्वल्स टू μ0, घिरी हुई धारा क्या होगी? 0 हो जाएगी। तो यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर B डॉट dl इक्वल्स टू 0। और एक चीज़ आपको यहाँ पर बता देती हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर B डॉट dl इक्वल्स टू यहाँ क्या हो जाएगा, या वैसे ही सेम जैसे पहले निकाले थे है ना, सभी कंडीशन में B dl cos थीटा की वैल्यू 0 हो जाएगी यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर भी वैसे दोनों सेम तरफ वृत्ति इसमें है, तो वहाँ पर दोनों अगर होगा चुंबकीय क्षेत्र तो वो दोनों जो हैं क्या होंगे, एक दूसरे के समानांतर होंगे। देयरफॉर B इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर B डॉट dl की वैल्यू हम देख लेते हैं। यहाँ पर ये cos 0 1 हो गया, तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक। तो ये इंटीग्रेशन ऑफ dl क्या होगा, जो स्मॉल r2 त्रिज्या की, ये जो स्मॉल r2 त्रिज्या की जो वृत्त है, इस वृत्त की परिधि हो जाएगी, ठीक है। वैसे ही छोटा छोटा अल्पांश लेकर जैसे सभी में किए थे सेम वैसे ही। तो यहाँ पर फिर हम ले लेंगे b इंटू 2πr2, इस वैल्यू को हम यहाँ पर रख देते हैं। तो b इंटू 2πr2 इक्वल्स टू 0, देयरफॉर b इक्वल्स टू 0, इस प्रकार से। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं टोराइड के भीतर जो खाली जगह है या जो खुला हुआ जगह है, खुले रिक्त स्थान है, वहाँ पर B की वैल्यू 0 होगी, ठीक है। तो इस तरह से हमको इन तीनों कंडीशन में निकालना है। अगर आपको कंडीशन पूछा जाएगा उस कंडीशन के अकॉर्डिंग आपको आंसर देना है। आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ओके, थैंक यू।